हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है और मेरे चैनल का नाम डिजिटल सॉल्यूशन वर्ल्ड सुरेंद्र है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जेम पे ज़्यादातर पार्टियां L1 आ रही हैं और सभी जितनी पार्टियां, कुछ टेंडर ऐसे होते हैं जिसमें परसेंटेज बेस्ड रेट डालने होते हैं कि 3.85 या 1.0.1 या 0.2 से एवब डाल सकते हो, आप इक्वल डाल सकते हो, उससे बिलो नहीं डाल सकते। तो सारी पार्टियां क्या करती हैं कि सब सेम रेट डाल देती हैं, जैसे 0.1 डाल देंगी या 3.85 डाल देंगी। तो उसमें क्या होता है, सारी पार्टियां ही L1 आ जाती हैं। तो उस केस में क्या होता है, जेम को डिसाइड करने में, जो टेंडर कमेटी होती है उसको डिसाइड करने में बहुत ही समय लगता है कि टेंडर किसको दें किसको ना दें। इसमें सभी लोगों की ये ज़्यादातर क्वेरी है कि ज़्यादातर पार्टियां सब L1 आ रही हैं, तो L1 आ रही हैं तो टेंडर किसको जेम अलॉट करता है, ये इशू सब लोग फेस करते हैं। तो इसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो है कुछ जानकारी जो होती है मैं वो बता देता हूँ। इसमें होता है, सबसे पहले तो अगर सारी पार्टियां L1 आ गई हैं तो सबसे पहले तो टेंडर के लिए जो क्वालिफाई पार्टियां होंगी, जब सभी L1 आ गई हैं तो उसमें से होता है कि किसका टर्नओवर सबसे ज़्यादा हो रहा है, किसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ज़्यादा है, और किसकी रैंकिंग ज़्यादा आ रही है। ऐसे कुछ पार्टी, जैसे सपोज करो 10-20 पार्टियां या 50 पार्टियां L1 आ गई हैं, तो उसमें से कुछ पार्टियों को इस तरीके से अलग किया जाएगा कि भाई जिसकी रैंकिंग ज़्यादा आ रही है, जिसकी स्कोरिंग ज़्यादा आ रही है, उस पार्टियों को अलग किया जाएगा। अब उसमें से फिर किसके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं, किसके डॉक्यूमेंट मतलब एक्सपायर हो गए हैं, लाइसेंस किसका ठीक है और MSME सब चीज़ें ठीक हैं कि नहीं, उसमें से फिर और चीज़ें उसमें से निकाल के कम की जाती हैं कि भाई कुछ पार्टियां उसमें से और बाहर कर दी जाती हैं कि इनमें ये कमी है। तो उसमें से जिसका स्कोरिंग ज़्यादा है उसको L1 के तौर पे लिया जाता है। लेकिन जब ज़्यादा पार्टी आ जाती हैं तो स्कोरिंग जब ज़्यादा कर रही हैं तो उन पार्टियों को थोड़ा अलग कर लेते हैं। तो फिर 50 पार्टियों में से 10 या 5-10 पार्टियाँ वो डिसाइड करते हैं टेंडर के लिए, टेंडर कमेटी। और फिर उसमें से हमें देना तो एक ही कमेटी को है। तो उसमें कमेटी क्या करती है, उसमें 3 चीज़ें होती हैं जो कुछ गोपनीय होती हैं, वो हम इसमें वीडियो में किसी को नहीं बता सकते। कि कुछ जो मैंने बताया आपको कि अगर किसी को टेंडर देना, सबसे पहले उसकी क्रेडेंशियल, उसका स्कोरिंग उस कंपनी का ज़्यादा होना चाहिए, तभी L1 पार्टियों में से उसको जेम जो है टेंडर अलॉट करेगा। दूसरा रीज़न ये है कि भाई किसी के MSME में क्या छूट हैं, क्या क्या उसमें वर्क रिलेटेड क्वायरी हैं, जो MSME किस में एग्जम्पशन मिल सकता है, किस में किस पार्टी को बेनिफिट मिल सकता है ईयर ऑफ एक्सपीरियंस का, तो उसके आधार पे भी जेम टेंडर अलॉट किया जाता है। बाकी तीसरा जो आधार होता है जेम पे टेंडर अलॉट करने का, वो कुछ गोपनीय होता है जो वीडियो में नहीं बताया जा सकता। उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं पर्सनली बेस पे आप लोग समझ सकते हैं कि भाई किस तरीके का होता है, क्या क्या होता है, पार्टियों से मिलना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, तब जाके टेंडर वो अलॉट होता है। और सबसे मेन चीज़ जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो यही है कि आपको, अगर आप लोग भी उसमें L1 आए हो तो आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट हैं वो एक्चुअल, करेक्ट और सही होने चाहिए। उसमें कोई भी त्रुटि या गलती नहीं होनी चाहिए, ना कोई फर्जी डॉक्यूमेंट आपको लगाने चाहिए। अगर आपके फर्जी किसी डॉक्यूमेंट पाए जाते हैं तो आपको ब्लैक लिस्टेड या डिबार्ड भी किया जा सकता है 2-3 साल के लिए, एज पर टेंडर की कंडीशन जो भी होती है। तो कोशिश करें कि जब भी आप L1 आए तो आपके डॉक्यूमेंट सही हों, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और UDM, GST, EPF, ESI, जो भी आपके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट हैं तो वो स्कोरिंग ठीक हो। और L1 आजकल क्या हो रहा है, जब भी टेंडर डालने हैं, अगर फिर भी एक तो कंडीशन हो गई कि भाई सभी L1 आ जा रहे हैं, और फिर दूसरा तरीका ये होता है कि जब भी आप कोई टेंडर डाल रहे हो तो आजकल क्या हो जा रहा है, जेम पे टेंडर अगर कोई
10 लाख का टेंडर है तो उसको 50% बिलो में भी लोग बाग डाल दे रहे हैं, जो कि गलत है। क्योंकि आप टेंडर तो डाल दोगे लेकिन उसमें काम तो करा नहीं पाओगे, वो काम करा पाओगे तो नीचे फिर आपको उसमें दिक्कत होगी। तो जब भी आप टेंडर डालें, रीजनेबल जो उसमें लिखा होता है कि आप रीजनेबल प्राइस डालिए, जिससे कि आप वर्क लेवल रेट डालिए, जिससे कि आप उसमें काम कर सकें आसानी से और कुछ बेनिफिट भी हो सके आपको भी और सभी को, जो लेबर उबर वहाँ पे काम कर रही है। अदरवाइज तो आपको बहुत ही उसको आप ले तो लेंगे टेंडर, लेकिन आपको उसको चलाने में दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। तो दूसरी कंडीशन ये हो जाती है कि भाई जैम पे आप जब भी आप टेंडर डालो सारे डॉक्यूमेंट आप चेक कर लो, डॉक्यूमेंट ठीक हैं तभी आप उसमें फिर आती है रेट की। रेट सबसे पहले होता है कि आप स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट करते हैं टेंडर डालते वक्त, उसके बाद आता है रेट की। तो रेट अपने हिसाब से जिसमें आप काम कर सकते हो, और भी पार्टियां डालती हैं आपको पता है भाग लेती हैं, तो आप भी पूरी जांच पड़ताल करके अपने रीजनेबल या जो वर्केबल रेट होते हैं उस हिसाब से आप डालिए और कोशिश करिए कि आप भी उसमें L1 आ जाएं। आप दूसरे से कंपटीशन मत करिए, आप अपने रेट डालिए कि दूसरे ने क्या डाले डजन मैटर, आप अपने रेट किसी को नहीं बताने, अपने रेट अपने हिसाब से आप डालने हैं आपको। और जब आप L1 आ जाएंगे तो आपको टेंडर अलॉट हो जाएगा। और प्लस अगर आप L1 भी आ गए हैं और आपके किसी डॉक्यूमेंट में कमी है और टेंडर कमेटी को पता चल जाता है या किसी और पार्टी को पता चल जाता है या टेंडर डिसाइड करने वाले जेम को पता चल जाता है, तो वो आपको L1 से हटा देगी। मतलब आप L1 भी होगे तब भी आपको टेंडर नहीं देगी, फिर वो L2, L3 या L4 जिसके रेट ठीक होंगे और जिसके डॉक्यूमेंट और जिसकी स्कोरिंग ठीक होगी उसी को टेंडर अलॉट होता है। और कभी कभी ये भी होता है किसी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उन्होंने कहा है कि भाई इतने परसेंटेज से आप जो आपका कमीशन होता है जो भी होता है उससे नीचे नहीं डाल सकते। तो उस कंडीशन में अगर कोई नीचे रेट डाल देता है तो वो L1, L2, L3 भी अगर उन्होंने गलत रेट डाले हैं तो वो उनको बाहर कर देते हैं। फिर जो नेक्स्ट पार्टियां होती हैं उनको टेंडर अलॉट होते हैं। सपोज कीजिए किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर ऐसा होता है कि भाई उन्होंने कहा है कि आपको लेबर के रेट तो मिनिमम वेजेस के हिसाब से पूरे डालने हैं, प्लस आपको 3.25 कमीशन भी डालना है, उससे नीचे आप नहीं डाल सकते। उससे नीचे अगर आप डालोगे तो आपको रिजेक्ट या डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। तो उस केस में यही होता है कि आप टेक्निकल में तो पास हो जाओगे लेकिन फाइनेंशियल बिड में आपको वो बाहर कर देंगे कि आपने जो रेट है वो नीचे डाले हैं, फिर वो आपको टेंडर नहीं देंगे। वो अगली पार्टी जो भी जिसके रेट रीजनेबल होंगे, वर्केबल होंगे, उनके हिसाब से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हिसाब से, और उनको सही लगेगा वो उसी पार्टी को टेंडर अलॉट करते हैं। और चौथी कंडीशन ये हो जाती है कि भाई अगर आपको टेंडर लेना है तो आप अपने सही से रेट डालिए जो कम से कम में आप काम करा सकते हैं। प्लस ये देखिए कि आपके कागज उगज पूरे डॉक्यूमेंट सब ठीक ठाक हों। प्लस आप जो डिपार्टमेंट होता है उससे भी बातचीत कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वायरी है तो उसमें नंबर दिया रहता है टेंडर में, अगर किसी को कोई क्वायरी है तो रेट वूट से रिलेटेड या कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई क्वायरी है, टेंडर डलने से पहले तक आप उसमें कॉल करके पूछ सकते हो या मेल आईडी से पूछ सकते हो जो उसमें डिटेल दी है, उसके बाद आप नहीं पूछ सकते हो उसमें। तो इस तरीके से जो है L1, L2, L3 या जो भी पार्टी रीजनेबल और जो उनको सही लगती है टेंडर कमेटी को, उसी को वो टेंडर अलॉट करते हैं। ऐसा नहीं है कि L1 को ही वो टेंडर दे देंगे, L2 को दे देंगे, L3। ज़्यादातर केस में L1 को ही टेंडर मिलता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चाहे तो वो उसको अगर रेट L1 के ठीक नहीं लग रहे हैं तो वो L2, L3, L4 किसी में भी जा सकती है। और जिस पार्टी का स्कोरिंग ज़्यादा होगा सबसे पहले तो वो मान्यता उसी की रहेगी, सबसे पहले प्रायोरिटी उसी को मिलेगी जिसके स्कोरिंग, नंबरिंग, क्रेडेंशियल, बैलेंस शीट, टर्नओवर, ये सब चीज़ें, एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें ज़्यादा होंगी L1 में से, सबसे पहले उसके लिए। प्लस जिसके रेट रीजनेबल होंगे, टेंडर कमेटी को सही लगेंगे, जिसका जो
कंपनी टेंडर कमेटी को सही लगेगी उसी को टेंडर कमेटी टेंडर अलॉट करती है, चाहे आप L1 में 100 कंपनियां आए या L1 में 150 कंपनियां आए, 300 आए, 200 आए, उससे टेंडर कमेटी को कोई मतलब नहीं है। वो एक तो जैम के थ्रू ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाता है, चेक करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑफिसर होते हैं कि किसका स्कोरिंग ज़्यादा है। सबसे पहले उन पार्टियों को अलग करते हैं, उस 4-5 पार्टियां जो होती हैं उनको अलग कर लेते हैं। उसके बाद वो उनको L1 L3 के हिसाब से डिसाइड करके फिर उनके जो स्कोरिंग है उनको स्कोरिंग डिसाइड करके तब उनको उनमें से एक कंपनी को चुन के या जो जिसको वो उचित समझे कि ये पार्टी ठीक है, लोकल की है, काम करा लेगी या जो चीज़ें होती हैं उसको वो टेंडर अलॉट करते हैं। तो जैम पे इस तरीके से टेंडर अलॉट किए जाते हैं। तो मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।